फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वो हाई स्कूल के साइंस चालू करते हैं अब हम। और हाई स्कूल के साइंस में ऐसे है जितने भी 5, 6, 8 दशक चैप्टर हैं, हम हर चैप्टर की 2 वीडियो बनाएंगे। आपको उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं, सब कुछ वहीं से मिल जाएगा। टोटल के टोटल क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ने की ही नहीं है, ठीक है नहीं। और जो ऑफलाइन आना चाहता है हमारे पास, तो ऑफलाइन बैच चल रहा है हाई स्कूल में साइंस का जबरदस्त। एक भी नंबर आपको एग्जाम बाहर नहीं मिलेगा, सभी के सभी नंबर आपको वहीं से ही मिल जाएंगे। तो बैच चल रहा है 2 बजे से, आप 3 बजे से जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, ठीक है, हाई स्कूल के अंदर। अब हम आपको पढ़ाते हैं, जो नहीं भी आना चाहता है वो आराम से क्लास देखिएगा, बड़ा जबरदस्त आपको पढ़ा दिया जाएगा। इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसमें मैं ज़्यादा निशान लगाता रहूं वो आपको, जिसे मैं बताता रहूं कि इसको जरूर याद करना है, तो वो चीज़ जरूर याद करें। आपके मैं गारंटी लेता हूं 70 में से एक भी क्वेश्चन जो हमारे जितना भी मैं करा दूं उस स्लाइड से तुम बता दो कि यहाँ से बाहर से आया तो बेकार। 6 साल का एक्सपीरियंस है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। क्लास 2 ही बनाई जाएंगी, थोड़ा लिखना, अच्छा लिखना, बस काम खत्म। चालू करते हैं। देखो भाई, पहल का पॉइंट है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या, रासायनिक अभिक्रिया। पहले तो अभिक्रियाओं को जानेंगे हम। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब कोई पदार्थ लिया, उसके गुण बदल जाए, उसकी स्ट्रक्चर बदल जाए और उसके तुम्हारे पास संगठन बदल जाए, और तो ऐसा परिवर्तन होता है, तो वे क्या कहलाती है, अभिक्रियाएं कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नाभिक अभिक्रियाएं, एक होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो नाभिक अभिक्रियाएं क्या है? वे इनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, इनमें परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। 2 बातें याद रखें। नाभिक अभिक्रिया क्या है? इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, इनमें परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे हम। इन अभिक्रिया में पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है। मतलब ये जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं में पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है तथा पदार्थों के गुण में परिवर्तन आ जाता है। इसमें नया पदार्थ भी बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी रिएक्शन दे देंगे हम। ZnO प्लस में H2SO4 एरो, क्योंकि देखो Zn है वो H2 की जगह जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और H2O बाहर निकल गया जल। इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बैटरी का अम्ल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा अम्ल है जो बैटरियों में डाला जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। या फिर इसी अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अम्ल और विट्रोल भी इसी को कहा जाता है। फिर ये आ गया जिंक सल्फेट, कैसे बन जाएगा? Zn प्लस में SO4, तो कितना हुआ? जिंक सल्फेट, और जल आपका बाहर निकल जाएगा। जो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल में 2-3 बातें इसकी याद रखेंगे। अणु भार इसका 98 आता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? बैटरी का अम्ल किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। अम्लों का राजा भी सल्फ्यूरिक अम्ल है। एसिड ऑफ विट्रोल किसको कहा जाता है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। ये बातें आप ध्यान से रखेंगे। आपको वैसे एक्स्ट्रा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं दोबारा बार इसी चीज का रिवीजन करा जाता हूं, बस आप हमारी वीडियो देखते चले जाओ और आपके नंबर अच्छा आएंगे। फिर है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरणाएं। अब संतुलित रासायनिक समीकरणाएं क्या होती हैं? मतलब एक बात ध्यान रखेंगे, मैं अभी कुछ लिख कर दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा बच्चे ए, फिर ये लिखा मैंने बी, एरो मैं लिख देता हूं AB, इतना बना दिया। ध्यान रखेंगे जो इस साइड के पदार्थ होते हैं, मतलब तुम्हारे लेफ्ट साइड जो होते हैं, ये होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं ये? अभिकारक। और इस साइड के क्या होते हैं? ये उत्पाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही वे अभिक्रिया जिसमें, अब देखो वे अभिक्रिया जिसमें, इसमें एक तो हाइड्रोजन हो गया, मतलब एक तो A पदार्थ है, फिर एक B पदार्थ है। उत्पाद भी क्या बन गया? AB, दोनों जगह यही बात आ रही। तो मतलब दो को मिलाकर ये 2 बना दिया, दो को मिलाकर 1 बना दिया। होने को तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी, मगर बना इसमें भी यहाँ एक अणु ये हुआ, एक अणु ये हुआ। इस तरह देखते तो एक अणु ये है और एक अणु ये है, टोटल यहाँ भी 2 अणु है। तो ठीक है, यो समीकरण कैसी है? संतुलित समीकरण है। मतलब
अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की या परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो क्या कहलाते हैं तुम्हारे पास? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब मैं इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देखो, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों तथा उत्पाद अणुओं परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि बालकों अगर यहाँ देखते हैं आयोडीन के कितने परमाणु हैं? आयोडीन के कितने अणु हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? 2Hi। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु बन गए। आयोडीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ भी देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है। फिर एक और बात कभी कदा ये पूछा भी ये भी आ सकता है, जैसे हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, अभिकारक अणुओं का परमाणु भार तथा उत्पाद अणुओं का परमाणु भार बराबर होता है। अब देखते हैं यहाँ सल्फर कितने हैं? 1 है, तो यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 2 है, ये भी 2 है। तो ये कैसी समीकरण है? सभी संतुलित रासायनिक समीकरण होती है, मतलब जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब जिनमें बराबर नहीं होने के उनको हम कंकाली समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कंकाली समीकरण क्या होती है? वे समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है। जैसे कि ये कितना हो गया? इसमें मैग्नीशियम का एक अणु है, यहाँ पर भी कितना? 1 है। ऑक्सीजन कितने? 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो क्या हुआ? ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होने। अब फिर है संतुलित रासायनिक समीकरण किस किस प्रकार से हम संतुलित रासायनिक समीकरण कर सकते हैं? वे समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पाद पदार्थों के अणु या परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसको हम संतुलित करेंगे। जैसे ये हमने लिखा है, एक एग्जाम्पल है ये, MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में HCl था। यहाँ पर एरो क्या बनाकर दिखाया जा रहा है? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस में H2। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? 1, और यहाँ क्लोरीन 2 और 2 4। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, इसको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए 2 तो क्लोरीन इस साइड में है, 2 क्लोरीन इस साइड में। पहले तो ध्यान रख लेना, पहले जब समीकरण संतुलित करो तो पहला करो धातु को। किसको? धातु को करो। धातु के बाद आप करेंगे किसी भी, पहले तो आप करनी है धातु को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। इस टाइप से आप संतुलित करते चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखो हमने क्या करा, जब यहाँ पर 2 तो क्लोरीन इस साइड में हो गई, 2 इस साइड हो गई, टोटल हो गई 4, और इस साइड क्लोरीन की मात्रा कितनी है? कितनी थी? 1। तो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 4 आगे लगा दिया, तो इधर भी क्लोरीन कितने हो गए? 4। इस साइड भी क्लोरीन कितने हो गए? 4। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ था H2O, मगर हाइड्रोजन यहाँ 2 फालतू हो रही, तो हमने 2 लगा दिया। तो ये जो नीचे वाली समीकरण है, अब यहाँ देखते हैं इसमें Mn कितने हैं? मैग्नीज के परमाणु कितने? 1। यहाँ पर भी कितना? 1 परमाणु। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? 2, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है? 2, और हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पर 4, तो हाइड्रोजन इस साइड भी 4 हो गई। क्लोरीन 4 है, तो 2 और 2 4। तो ये पूरी संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसी प्रकार से आपको देखनी है। अब हमको इसको संतुलित करना है। यो है लेड नाइट्रेट, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो लेड नाइट्रेट एरो PbO प्लस में NO2 प्लस में O। अब हमको इसको संतुलित करना है। देखो भाई, संतुलित करने में आप ये काम जरूर करना पड़ेगा। पहले तो धातु, फिर अधातु, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से हम करते चले जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं भाई, Pb को संतुलित करते हैं। Pb यहाँ पर कितना है? 1। इस साइड कितना है? Pb 1। चलो इसे तो छोड़ो। फिर अब नाइट्रोजन में देखते हैं, यहाँ है NO3 का ट्वाइस, और यहाँ पर कितने हैं? NO2 और O है। तो इसको जब हम संतुलित करेंगे तो इस साइड में तो देखते हैं ऑक्सीजन के कितने? 3 दूनी 6 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4, 1 5। तो ये गड़बड़ी बैठ रही है आपकी। नाइट्रोजन भी पूरे बैठ रहे थे, Pb भी पूरे बैठ रहे थे। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने PbNO3 लेड नाइट्रेट में क्या लगा दिए? 2 मॉलिक्यूल लगा दिए। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट के कितने अणु हो गए? 2 अणु ले लिए हमने लेड नाइट्रेट के। एरो क्या बना जाएगा तुम्हारे पास? 2PbO प्लस में 4NO2, क्योंकि 4 हो गए ना, 2 दूनी 4, 4NO2। मगर यहाँ से 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे आपके, 2 ऑक्सीजन बाहर निकाल दें, ऐसे कर लेंगे। यह Fe प्लस में H2O, एरो Fe3O4 प्लस में H2। अब देखते हैं Fe यहाँ पर कितना? 1 है, और इस साइड में Fe कितने हैं? 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले Fe को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। ऑक्सीजन देखते तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 4 और लगा देंगे, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण जो बैठेगी 3Fe प्लस में 4H2O एरो Fe3O4 प्लस में 4H2O, आपकी ये भी हो गई संतुलित समीकरण। फिर है योगात्मक अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे बच्चे, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? ए लिया, मतलब 2 या 2 से अधिक हमने क्या लिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले लिया, हमने ए पदार्थ ले लिया और हमने बी पदार्थ ले लिया। एरो कोई पदार्थ बना देता एक, कोई 2 को मिलाकर, 2 पदार्थों को मिलाकर एक पदार्थ बन जा दिया जाए, तो ऐसे अभिक्रियाएं हमारी एडिशन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। देखो योगात्मक अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से केवल एक नया पदार्थ बनता है, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल इसका ये भी पूरा सही होगा आपका। तो देखो हमने क्या बनाया, पहला एग्जाम्पल हमने लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, क्या बना दिया, CO2। हल्का हल्का एग्जाम्पल कोई सा भी लिखिए ना, सल्फर ली, ऑक्सीजन ली, SO2, मगर जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लगाता चला जाऊं ये जरूर खास करके याद कर लेना। ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन ऐसा आ सकती है, क्या होता है जब में से, वरना इनमें से अगर तुम्हें खाली इतना योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल उठाना, एग्जाम्पल दियाना कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जोड़ने पर एक नया पदार्थ बनता है, अभिक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप खास करके इस वाले को याद रख लेना, आप इसको याद रख लेना आप, और आप सबसे नीचे वाले का एग्जाम्पल खास करके बिल्कुल याद रखना है, ठीक है नहीं। अब हम अगला आपको कराते हैं। देखो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखो अगर हमने ये ए लिया प्लस कितना लिया, बी प्लस में सी, एक दूसरा पदार्थ ले लिया, एक पदार्थ ये हो गया, एक बी प्लस में सी हो गया। अब ये हटने के बाद बी को हटा देगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, AC, और बी यहां से हटा दिया जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है तुम्हारे पास, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि वे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे हमने लिया Fe, लोहा लिख लिया, और कॉपर सल्फेट लिया, तो हमने जब इसको इससे अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा FeSO4। जैसे हमने ये है ए यहाँ आकर जुड़ गया, तो कितना बन गया, FeSO4, और कॉपर यहाँ से बाहर निकल गया। नीचे देखते हैं, आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और खास करके मैथेन का जरूर याद करना। तो मैथेन ली प्लस क्लोरीन, अब मैथेन इसमें से एक हाइड्रोजन कम हुआ, क्लोरीन का एक हाइड्रोजन, क्लोरीन का एक परमाणु यहाँ आकर जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड प्लस में HCl। यो ऐसा लगती है जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, मगर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आता है, तो खास करके इसको याद आपको करना है दोनों को, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल इसका दे दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ध्यान रखें बाल को, पहली बार तो इनकी पहचान क्या है कि इनके बीच में निशान कैसा लगा हुआ होगा, इस साइड ऐसा, दोनों एक तरफ को निशान होगा। वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2Na प्लस में 2H2O एरो 2NaOH प्लस में H2, ऐसी NaCl प्लस में AgNO3 और AgCl प्लस में NaNO3। ध्यान रख लेना इनका चिन्ह, एक मेन बात यह है जैसे पहचानने को आती है, आपको हाई स्कूल में पहचानने को आगी कौन सी उत्क्रमणीय कौन सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान ये होता है, ये एक ही दिशा में चलती है, और एग्जाम्पल इनका कुछ भी दिया हुआ, कोई मतलब नहीं कि यही दिखाने, मगर ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद करनी है, आपको देखनी है। इसमें देखो Na यहाँ हुआ, तो Na यहाँ से हटा और क्या जुड़ गया, यहाँ Na आकर यहाँ जुड़ गया, और Ag यहाँ जुड़ गया। इसको हम ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये A है, ये B है, प्लस ये C है और ये D है एरो, तो क्या हुआ, ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, B D बना दिया और A C बना दिया। तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण होती है, मगर क्योंकि ये सीधा निशान लग रहा है, ऐसा तीर का निशान एक साइड को लग रहा, तो एक ऐसी अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो तुम्हारे पास
उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जो पहचान होगी वो ये होगी, इनमें चिन्ह लगा मिलेगा ये वाला। ये कैसी हो गया तुम्हारे पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, तो ध्यान रख लेना ये है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक सीधा निशान होगा तीर का निशान, और एक होगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों ओर साइड में को बराबर चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो पहचान करनी है वो आपको इसी चीज से, इसी बात से पहचान करनी है कि चिन्ह में कौन से में क्या लग रहा है। मैं इसका यो लिखा रहने देता हूं, चलो ए बी सी और डी एरो, ये तो जुड़ जाएगा आपका इससे और ये जुड़ जाएगा आपका इससे। ये हुआ बी सी प्लस में ए डी। लिखता आप पहले तो आप बस ये लिख लेना वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कोई सा भी एक एग्जाम्पल दिया ना आपको क्वेश्चन पूरा, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब वह है रिवर्सेबल अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब इनका इनको जो पहचान करनी है वो इसी चिन्ह से पहचान करनी, एक इस आधा निशान इस साइड में आधा निशान इस साइड में, ये बात बताता है ये अभिक्रिया दोनों दिशा में कुछ परिस्थितियों में बराबर चल सकती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है तुम्हारे पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि लिया हमने Fe लिया बच्चे प्लस में H2SO4 लिया एरो FeSO4 और प्लस में H2, ये आपको रिएक्शन दे दी। अगर हम आपसे पूछने लगे ये कैसी अभिक्रिया है, यो है तुम्हारे पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मगर हमने क्या लिया N2 प्लस में 3H2 एरो 2NH3 और ये एक तीर ये लगा दिया और ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर देते, एक तीर ये लगा दिया। तो ध्यान रखें कैसी अभिक्रिया होगा, यो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है वो होती है तुम्हारे पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब मैं तुम्हें ये हमारा इतना टॉपिक तो हो गया, एक इसकी वीडियो और बनेगी और आपका पूरा चैप्टर फिनिश। मैं कुछ चिन्ह के बारे में बता देता हूं बच्चे, आज तक आपको पता भी नहीं होगा और मैं ये सभी चिन्ह लगभग मैं इस कोने में लिख के मैं अभी बता देता हूँ। याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है ये चिन्ह कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं इतनी बार आपको लिखवाऊंगा ताकि आप बस वीडियो देखते रहना, नोट्स भी बनाना ना बनाना आप बिल्कुल तैयार कर लोगे ऐसे पक्का। मेरे कहने से तो आप नोट्स बनाओ, बार बार ऐसी वीडियो मिलती नहीं, मगर मैं तुम्हें धीरे धीरे इतना पढ़ा दूंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस हमारी वीडियो एक धीरे धीरे सुनते रहे आप। जैसे कि अगर बच्चे ये निशान लगा हुआ है, ठीक है, तो यो किसका उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसी अभिक्रिया है, अनुत, बस मैं अनु ही लिख देता हूं। मगर अगर ये चिन्ह लगा मिल जाए तो कैसी है अभिक्रिया बच्चे, उत्क्रमणीय, यह है उत्क्रमणीय, दोनों दिशाओं में चल सकती है। आपको बच्चे कहीं कहीं लगा मिलेगा L, जैसे साइड में को पदार्थ लगा मिलता साइड में को, जैसे H2O यो L है, इसका मतलब होता लिक्विड, मतलब द्रव है। एक कहीं कहीं लगा मिलेगा एक्वा, तो ये जलीय विलयन है, थोड़ा गाढ़ा विलयन है। कहीं कहीं लगा मिलेगा तुम्हें जैसे SO2 लिख दिया हो और ये लगा मिलता है G, इससे ये पता चलता है ये गैस है। फिर बच्चे कहीं कहीं लगा मिलेगा आपको Fe और यहां लिखा मिला तुम्हें S, इससे ये पता चल सकता है ये सॉलिड मतलब ठोस है। और आपको ए बाजी रिएक्शनों के ऊपर लिखा मिलेगा ये, तो ये इसको जो है भूगोल में डेल्टा कह देते हैं, गणित में त्रिभुज, और यहाँ कहते हैं हीट का निशान, ठीक है। तो ये अभिक्रिया को क्या कराया जाता है, इससे गर्म कराया जाता है। और आपको कितना रह गया, देखो हाँ, और बच्चे ये है कभी ये है कहीं कहीं आपको ऐसे ऊपर की ओर निशान लिखा मिलता है, जैसे मैंने H2 बना दी तो हाइड्रोजन है तो इससे ऊपर की ओर निशान लगा हुआ होता, तो इससे ये पता चल सकता है गैसें जो निकलती हैं वो ऊपर की ओर निकलती है। आपने घर सिलेंडर तो देखा ही होगा,
तो सिलेंडर में गैस ऊपर की ओर निकलती है नीचे की ओर? ऊपर की ओर निकलती है, ठीक है। तो गैस कहाँ की ओर निकलेगी? ऊपर की ओर। मगर कोई भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे अपघटन बना लेते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, तो ये नीचे को निशान लगा मिलता है। तो इससे ये मतलब पता चलता है जो भी ये पदार्थ होते हैं, अधिकतर गाढ़े पदार्थ होते हैं, सॉलिड होते हैं या कोई से भी होते हैं, ये जो कहाँ के ओर निकलते हैं? नीचे की ओर निकलते हैं। तो ये होता है, ये आप ध्यान रख लेना। इतने सारे चिन्ह होते हैं और धीरे धीरे जैसे ही आते रहेंगे हम आपको बताते चले जाएंगे। तो अगर ऊपर की ओर निशान लगाया जाता है तो अधिकतर गैस में लगाया जाएगा, यह अधिकतर तरल पदार्थ या सॉलिड पदार्थों के साथ लगाया जाता है। जी का मतलब गैस होती है, एस का मतलब सॉलिड होती है, और AQ का मतलब होता है गाढ़ा जलीय विलयन, L होता है लिक्विड, ये होता है अनुत्क्रमणीय का निशान, ये होता है उत्क्रमणीय का निशान। और ध्यान रख लेना, इस साइड वाले तो अभिकारक कहलाते हैं और इस साइड वाले जितने भी होते हैं उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। उत्पाद की मात्रा कम हो सकती है मगर अभिकारक की मात्रा ही कम होने के बाद उत्पाद बनता है, उत्पाद की मात्रा कम नहीं होती है, ठीक है। उत्पाद की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो आपका ये टॉपिक हुआ पूरा और इसमें एक वीडियो और आएगी आपकी और ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। फिर एक बार मैं इसके सवाल कराऊंगा और आपका काम पूरा।